अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, डिसीजन मेकिंग पे हमारी बात चल रही थी और हमने कल लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय और शट डाउन डिसीजन, ये दो डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस हमने कल डिस्कस की थी। सिनेरियोज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इन सिनेरियोज में डिसीजन लेने के लिए क्या रूल्स और स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से हम इन टोटल डिसीजन मेकिंग के जो सिनेरियो डिस्कस कर चुके हैं, लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग, मेक और बाय डिसीजन, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय और शट डाउन, चार डिसीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। चार स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस पे हम बात कर चुके हैं चैप्टर 11 में। एक पांचवी सिचुएशन हमारी रह गई है जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो टोटल ये पांचों सिचुएशन हमारी कवर हो जाएंगी। छठी सिचुएशन हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो प्राइसिंग डिसीजन होते थे, जिसमें रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मेजर करना और उसकी प्राइस मेजर करना। तो ये टोटल 6 स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाते हैं। और फिर जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, जैसे मैंने कल कहा था कि एग्जाम में हमें तकरीबन कोई 10 सवाल आएंगे, तो 10 में से कोई 6-7 सवाल शायद या कह लीजिए हाफ सवाल तकरीबन में भी स्टैंडर्ड मेथड पे और हाफ सवाल में भी नॉन स्टैंडर्ड मेथड पे हों, जिनमें ये स्टेप्स जो हम पढ़ रहे हैं 5-6 स्टेप हमने सिनेरियोज पढ़े, इनसे हट के होंगे। तो हम पास पेपर क्वेश्चन में जाएंगे तो ये 6 सिनेरियोज वाले सवाल भी देखेंगे और इनसे हट के जो सवाल हैं वो भी देखेंगे। दोनों तरह के सवाल देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिनेरियोज को थ्रू इलस्ट्रेशन सीख रहे हैं, फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे। तो कोई सवाल जी कल के लेक्चर से? अच्छा जी, आखिरी हमारा सिनेरियो जो रह गया है दैट इज़ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। नॉर्मली ये सिनेरियो हमें प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल जॉइंट प्रोडक्ट के सिनेरियो में टेस्ट किया जाता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि भाई हमने एक कॉमन प्रोसेस से जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाई हैं, हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो हमारे पास अब ऑप्शन है कि हम चाहें तो प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दें, चाहे तो फर्दर प्रोसेस करके हाई वैल्यू पे बेच दें। और हमसे सवाल पूछा जाता है क्या करना चाहिए, क्या हमें फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए, इन अदर वर्ड्स फर्दर प्रोसेस करके बेचें या फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर बेचें। तो रूल इज वेरी सिंपल, चूंकि हम जॉइंट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर इरेलेवेंट, क्योंकि वो तो पास्ट कॉस्ट है और डिसीजन मेकिंग में तो फ्यूचर रेलेवेंट होता है। हमसे तो पूछा जा रहा है भाई आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आ गए हो, तो यहीं पे कहानी खत्म कर देनी है बेच के, या फर्दर प्रोसेस करके महंगे बेचने हैं। तो भाई माजी जो गुजर चुका वो इरेलेवेंट है, उसको नहीं देखना। देखना क्या है कि अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा क्या लगेगा, और अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो उससे इजाफी रेवेन्यू क्या आएगा। और इजाफी रेवेन्यू है सिंपली फाइनल रेवेन्यू माइनस सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम इसलिए माइनस कर रहे हैं कि ये भी इरेलेवेंट है, ये तो हम प्रोसेस ना भी करें तो बिक जाता है ना। लेट्स अज्यूम प्रोसेस करके बेचो तो 100 का बिकता है, प्रोसेस के बगैर बेचो तो 60 का बिकता है। इसका मतलब प्रोसेस करने की वजह से कितना आया इजाफी? 40। तो आप देखोगे प्रोसेस करने की वजह से इजाफी क्या आ रहा है, इसको कंपेयर कर लो प्रोसेस करने की कॉस्ट क्या है। तो अगर रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है आप कहोगे प्रोसेस कर दो, लेकिन अगर रेवेन्यू 40 रुपए है और कॉस्ट 50 रुपए है तो आप कहोगे प्रोसेस ना करो। 50 रुपए लगा के तो 40 रुपए कमाने का कोई फायदा नहीं ना, लेकिन 30 रुपए लगा के 40 रुपए कमाना मेक्स बिजनेस सेंस। तो यहां पे फर्दर प्रोसेस कर दीजिए, यहां पे हम कहेंगे फर्दर प्रोसेस नहीं करना। सो फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल आएगा, आपको किन वैल्यूज को कंपेयर करके कैसे फैसला करना है। सिंपल सा डिसीजन रूल है। जैसे मैंने कहा कि ये रूल हमें बड़े ही 2-3-4 नंबर का कोई अगर पार्ट कंपोनेंट किसी सवाल के साथ लग के आ गया, प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल के साथ आ गया तो आ गया, अदरवाइज इस पे आपको फुल फ्लैज 15-18 नंबर का सवाल एक्सपेक्ट नहीं करते। लिमिटिंग फैक्टर पे, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय पे फुल फ्लैज सवाल आपका 15-18 नंबर का बनता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये किसी सवाल के साथ एक छोटी सी वर्किंग अटैच होती है। तो 2 इलस्ट्रेशन है जी हमारे पास, इनसे देखते हैं इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। Illustration 15. A joint product can be further processed at a cost of 25 per kg and sold for 50 per kg.
Alternatively, it can be sold at split off for Bs. Should it be processed further? So सबसे पहले सिनेरियो पिक करो, क्या फर्दर प्रोसेस करना है, सवाल पूछा जा रहा है, तो हमने सिनेरियो पिक किया, उसके बाद उसका रूल लेके आओ। फर्दर प्रोसेसिंग के सिनेरियो में रूल क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। लीजिए जनाब, अब हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट को देखते हैं। तो ये पड़ी है जी कॉस्ट इंक्रीमेंटल, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो वो यहां से निकलता है 50 माइनस 20। सो 30 इज द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, 25 इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सो व्हाट इज योर डिसीजन? नेट फायदा है 5 रुपए का, इसका मतलब प्रोसेस फर्दर, हमें प्रोसेस कर देना चाहिए, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने में नेट 5 रुपए का फायदा है। हम 25 रुपए खर्च करके 30 रुपए कमा सकते हैं, नेट 5 रुपए का फायदा ले सकते हैं। सो हमारा डिसीजन है प्रोसेस फर्दर। वेरी सिंपल प्रिंसिपल। और इसी तरह एग्जाम में 2-3 नंबर की ही वर्किंग हमें इस पे आएगी, इस असूल पे अगर आई तो। इलस्ट्रेशन 16, a firm makes 3 joint products D, E and F at a joint cost of 8 लाख। जॉइंट कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स की इरेलेवेंट होती है, हम बात कर चुके हैं, क्योंकि कहानी तो शुरू ही उसके बाद होती है ना, जब जॉइंट प्रोडक्ट्स बन जाती हैं उसके बाद कहानी शुरू होती है कि इन जॉइंट प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करना है या उसके बगैर बेचना है। तो ये तो इरेलेवेंट है, इसको तो छोड़ दो। जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ये भी छोड़ दो, ये भी कहानी रेलेवेंट नहीं है। अच्छा जी, प्रोडक्ट डी एंड एफ आर करंटली प्रोसेस फर्दर। डी और एफ फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं, इसका मतलब ई फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा, तो ई की कहानी भी छोड़ दो, ई भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमने सिर्फ डी और एफ को देखना है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द प्रोडक्ट इफ एनी शुड द फर्म प्रोसेस फर्दर। डी और एफ करंटली फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है करें या ना करें। यह सवाल दोनों तरह से पूछा जा सकता है। वो बात यहां पे भी खत्म कर सकता था कि भी डी और एफ अभी फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहे, तो आप बताइए करें या ना करें। या जैसे उसने यहां पे पूछ लिया अभी फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं, आप बताएं करें या ना करें, बेहतर क्या कंपनी के लिए। तो दोनों एंगल से पूछा जा सकता है, सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं आता, रूल वही रहेगा। हम डी और एफ का डाटा उठाते हैं जी। डी के प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पे कितने यूनिट्स बने, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, और फाइनल सेल वैल्यू क्या मिलेगी। सिमिलरली एफ के लिए कितने केजीज बने, फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट क्या है, और फाइनल सेल वैल्यू क्या है। एन अपॉर्चुनिटी हैज द रीजन टू सेल 3 प्रोडक्ट्स एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचो तो डी 400 का बिकता है, एफ 320 का बिकता है। ई हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि ई की बात में कोई फर्क ही नहीं है, प्रोसेस करो या ना करो उसमें तो फर्दर प्रोसेसिंग की ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने ई को, देखो यहां पे भी 240 है, यहां पे भी 240 है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया कि उसमें तो फर्दर प्रोसेसिंग की ऑप्शन है ही नहीं। तो जहां पे फर्दर प्रोसेसिंग की ऑप्शन है, हमें उन ऑप्शन को कंसिडर करना है, क्या वो ऑप्शन कंपनी के फायदे में है या नहीं। तो हमने असूल पढ़ा है फर्दर प्रोसेसिंग का, उस असूल को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। डी एंड एफ, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हमारा आता है इलस्ट्रेशन नंबर 16 में, फाइनल सेल वैल्यू लेस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, ये मिलेगी यहां से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कह लो, और इसमें से लेस करेंगे हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ, क्योंकि अप टू स्प्लिट ऑफ कॉस्ट जो है वो इरेलेवेंट होती हैं। और यहां से हम देख लेंगे फिर हमारी नेट कॉस्ट आ रही है या नेट सेविंग आ रही है, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। वैल्यूज फीड करना शुरू करते हैं। फाइनल सेल वैल्यू डी की, मतलब फाइनल सेल वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 1960, एफ की 1200, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ 400 एंड 320, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू
1560, 880. Further processing cost 1600 and 800. नेट 40 का नुकसान, नेट 80 का फायदा। तो फर्दर प्रोसेसिंग में फायदा सिर्फ एफ के साथ है। सो कंपनी शुड प्रोसेस फर्दर एफ ओनली। कंपनी को सिर्फ एफ को फर्दर प्रोसेस करना है। सो इट्स अ सिंपल केस। फर्दर प्रोसेसिंग का सिनेरियो आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो रूल याद रखना भी सिंपल है और रूल को अप्लाई करना भी सिंपल है। फर्दर प्रोसेसिंग क्वेश्चन में सिंपल रूल है टू मेमोराइज और सिंपल रूल है टू अप्लाई। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और जैसे हमने बात की जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर इररेलेवेंट बिकॉज दैट इज हिस्ट्री। डिसीजन मेकिंग में हिस्ट्री हमेशा इररेलेवेंट रहती है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, किसी जगह को एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूछिए बेटा। अच्छा, इस चैप्टर की आखिरी डिस्कशन हमारी लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पहले आपको शायद बताया हुआ है कि आईकैप की किताबों में ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है लेबर के चैप्टर में, लेकिन मोस्टली ये कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस में एक वर्किंग के तौर पे टेस्ट किया जाता है। तो इसलिए मैं एज अ हैबिट, एज अ प्रैक्टिस इस कॉन्सेप्ट को डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में ही डिस्कस करता हूं, क्योंकि इसके साथ ही इसके पास पेपर क्वेश्चन भी हम कर पाते हैं। अगर मैं इसको लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ा दूं ना तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें इस वक्त नहीं मिलते। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पे आगे करने पड़ते हैं, जो कि काफी गैप आ जाता है। तो इसलिए हम इसको पढ़ते ही यहां पे हैं, ताकि साथ ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और इसके पास पेपर क्वेश्चन भी साथ ही देख लिए। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है। आज हम शुरू करेंगे और तकरीबन 90-95% इसकी डिस्कशन आज ही, कोई 5-7% कॉन्सेप्ट की अगर डिस्कशन रह जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके हम पास पेपर क्वेश्चंस भी इसके देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो पहले हम जरा इस कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। ये लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट है क्या? एक चीज तो हमारा कॉमन नॉलेज है कि आप लेबर, ह्यूमन, जब कोई काम रिपीट करता है तो लर्निंग की वजह से नेक्स्ट यूनिट बनाने में पिछले यूनिट के मुकाबले में टाइम थोड़ा कम लगेगा। ये कॉमन नॉलेज है, ठीक है। ह्यूमन जब कोई जॉब रिपीट करता है तो रेपिटेशन में देयर इज लर्निंग इफेक्ट। और लर्निंग इफेक्ट क्या है कि लर्निंग की वजह से नेक्स्ट यूनिट बनाने में पिछले यूनिट के मुकाबले में टाइम कम लगता है। हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों सीखना चाहते हैं? लेट्स अज्यूम एक केस, मैं फर्नीचर वर्कशॉप में काम करता हूं, मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मुझे ये मेरा एक स्पेशल डिजाइन है, मैं वो ड्राइंग उसने दी, पिक्चर दी, उसने कहा ये डिजाइन है मेरा, इस डिजाइन के मुझे डेस्क बना दो, बनवाने हैं मैंने डेस्क, तो मुझे कोटेशन दो, मुझे 100 डेस्क बनवाने हैं, मुझे 100 डेस्क की कोटेशन दो। अब आपको पता है कोटेशन देने के लिए पहले हमें कॉस्ट एस्टिमेट करनी पड़ती है। अब चूंकि डिजाइन नया है और 100 डेस्क का ऑर्डर है तो आई वांट टू बी श्योर कि मैं एक अच्छी प्राइस, एक्यूरेट प्राइस दूं, तो उसके लिए मुझे पहले सैंपल बनवाना पड़ेगा अपने कारपेंटर से। मैंने वर्कर को कहा यार इसका सैंपल तो बना के दो मुझे जरा। सैंपल बनाया तो सैंपल की बेस पे मैंने वर्किंग की, इसमें मटेरियल कितना लगा, जनाब 2000 का मटेरियल लग गया। लेबर कितनी लगी, पता लगा जी इसको बनाने में, एक डेस्क को बनाने में 5 घंटे लगे। अब एक डेस्क सैंपल बनाया, 5 घंटे लगे, मैंने उसको 100 डेस्क की कोटेशन देनी है। अगर मैं लर्निंग इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करता तो मैं 100 डेस्क की कॉस्ट में
100 इंटू 500 घंटे की लेबर डाल दूंगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि मैंने करना तो ये 500 डेस्क की कॉस्ट क्या बनी प्लस प्रॉफिट ऐड किया, प्राइस निकल आएगी। तो 500 डेस्क की कॉस्ट बनाते हुए अगर मैं लर्निंग इफेक्ट से फेमिलियर नहीं हूं तो मैंने देखा सैंपल बनाने में 5 घंटे लगे, तो 100 यूनिट्स इंटू 500 घंटे, 500 घंटे अपनी कॉस्ट में डाल दूंगा। तो इफ आई डू सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी ओवरस्टेटिंग माय कॉस्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे 500 घंटे नहीं लगेंगे, मेरे प्रैक्टिकली 500 से कम घंटे लगेंगे। तो लर्निंग इफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई ह्यूमन जब कोई जॉब रिपीट करता है तो रेपिटेशन से नेक्स्ट यूनिट्स पे टाइम पिछले यूनिट के मुकाबले में कम लगता है, और हमें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हुए इस इफेक्ट को अपनी वर्किंग में शामिल करना चाहिए। अगर हम इस लेबर सेविंग को अपनी वर्किंग में नहीं डालेंगे तो हमारी कॉस्ट भी ओवरस्टेट होगी और हमारी प्राइस भी ओवरस्टेट होगी, और जब हमारी प्राइस ओवरस्टेट होगी तो हम कंपटीशन में ऑर्डर विन नहीं कर पाएंगे, कंपनी का नुकसान हो जाएगा। सो अगर हम कंपनी को प्रॉफिटेबल वे में चलाना चाहते हैं तो वी मस्ट लर्न हाउ टू इनकॉर्पोरेट द लर्निंग इफेक्ट इन द कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। हम सिर्फ लेबर पे बात कर रहे हैं क्योंकि मटेरियल ओवरहेड की बातें हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, हम सिर्फ लेबर पे फोकस करने जा रहे हैं कि लर्निंग की वजह से लेबर कॉस्ट पे जो इफेक्ट आता है उसको कैसे मेजर किया जाए और कैसे कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये तो हो गया जी बैकग्राउंड, लर्निंग इफेक्ट क्या है। लर्निंग इफेक्ट को लेबर कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो टॉपिक हमारे पास है उसका नाम लर्निंग कर्व है, ठीक है। लर्निंग इफेक्ट को लेबर कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करने का जो टॉपिक है वो लर्निंग कर्व है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, लर्निंग कर्व के टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक अहम जो टर्म है जो हमें पहले समझनी है वो है लर्निंग रेट, कि हमारा वर्कर जो काम सीखता है उसकी लर्निंग की स्पीड कैसी है। अगेन कॉमन नॉलेज है कि अगर कोई काम आसान है तो आप उसको जल्दी सीख जाते हो, उसमें लर्निंग रेट आपका तेज होगा, और अगर कोई काम मुश्किल है तो उसको सीखने में टाइम लगेगा, उसमें लर्निंग रेट आपका स्लो होगा, ठीक है। लर्निंग रेट की वजह से आपका टाइम पर यूनिट रिड्यूस होता जाता है ऐसा ऐसा। तो जिस प्रोडक्ट पे लर्निंग रेट ज्यादा है वहां पे टाइम पर यूनिट जल्दी कम होगा, और जहां पे लर्निंग रेट कम है वहां पे टाइम पर यूनिट स्लो का आहिस्ता कम होता है। तो ये जनाब लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट आ गया कि खैर अभी हम इसकी कभी डेफिनेशन समझेंगे, अभी सिर्फ मैंने उसका आपको एक हिंट दिया लर्निंग रेट है क्या, कि हर प्रोडक्ट में लर्निंग रेट फर्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट डिजाइन, डिपेंडिंग अपॉन वर्कर्स एक्सपीरियंस। वर्कर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उसका लर्निंग रेट अच्छा होगा, वर्कर लेस एक्सपीरियंस है उसका लर्निंग रेट कम होगा। प्रोडक्ट का डिजाइन सिंपल है उसका लर्निंग रेट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का डिजाइन मुश्किल है तो उसका लर्निंग रेट जरा कम होगा। तो इसका मतलब लर्निंग रेट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। हमें लर्निंग रेट क्वेश्चन में यूजुअली गिवन होगा, बट मैं सिर्फ बताना यह चाह रहा था कि आने वाले यूनिट पे पिछले यूनिट के मुकाबले में टाइम कितना रिड्यूस होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द लर्निंग रेट। अब यहां से लर्निंग रेट की डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं। लर्निंग रेट की डेफिनेशन अंडर दिस टॉपिक है क्या, एज क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल्स एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल्स टू फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम। ये क्यूमुलेटिव का वर्ड अगर हम यहां से मैं ना भी पढ़ें तो कोई मुझे लगता है हर्ज नहीं है, यहां से मैं क्यूमुलेटिव का वर्ड निकाल भी दूं तो मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है। एज आउटपुट डबल्स एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल्स टू अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम। उस परसेंटेज जिस परसेंटेज पे टाइम आ गया उस परसेंटेज को हम कहते हैं लर्निंग रेट। मैं इसको एक मैथमेटिकल टेबल से ये आपको कॉन्सेप्ट एलैबोरेट करता हूं जो यहां पे लिखा हुआ है। से यहां पे आपकी टोटल आउटपुट या प्रोडक्शन गिवन है आपको,
यहां पे आपके टोटल लेबर आवर्स गिवन है और यहां पे हम एवरेज लेबर आवर पर यूनिट ले लेते हैं। ये कहानी जो हमें बताई गई है इस जुमले में, मैं उसको इस टेबल की मदद से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेट्स अज्यूम मैंने फैक्ट्री, एक नई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शुरू करनी है। फैक्ट्री का बटन मैंने ऑन किया और घड़ी टाइमर भी मैंने चला दिया। मैंने देखा जब मेरी प्रोडक्शन 1 यूनिट तक पहुंची तो मेरी घड़ी में 100 घंटे लग चुके हैं। प्रोडक्शन मैंने कंटिन्यू रखी। जब मेरी प्रोडक्शन 2 यूनिट पे पहुंची है तो मैंने घड़ी पे टाइम देखा, मेरी घड़ी पे 160 आवर्स लग चुके हैं। जब मेरी प्रोडक्शन 4 यूनिट्स पे पहुंची तो मैंने घड़ी पे जाके टाइम देखा, मेरी घड़ी पे 256 आवर्स गुजर चुके हैं। चलें, बस इतने ही डाटा से हम लर्निंग रेट की डेफिनेशन समझ पाएंगे। डाटा समझिए ना आपने कि मैंने मशीन का बटन चलाया और साथ ही घड़ी का बटन भी ऑन कर दिया। मशीन से 1 यूनिट निकला, मैंने टाइम देख लिया जाके कितना टाइम गुजर चुका है, 100 घंटे। 2 यूनिट निकले, फिर देखा 160 घंटे गुजर चुके हैं। 4 यूनिट निकल गए, मैंने देखा टाइम कितना हो गया। टोटल 4 यूनिट पे मुझे 256 आवर्स लग चुके हैं। अब यहां से एवरेज टाइम निकाल लो जरा। एवरेज टाइम पर यूनिट, 1 यूनिट का टोटल टाइम 100, 2 यूनिट का टोटल टाइम, 4 यूनिट का टोटल टाइम, एवरेज 64। अब यहां से लर्निंग रेट समझो। एज द प्रोडक्शन डबल्स, ये प्रोडक्शन डबल हो रही है ना, एवरेज टाइम फॉल्स टू अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रीवियस एवरेज। हमारा एवरेज पिछले एवरेज के मुकाबले में कितने परसेंट रह गया? एज द प्रोडक्शन डबल्स, अगली एवरेज पिछले एवरेज का कितने परसेंट रहेगी? दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट। लर्निंग रेट की डेफिनेशन यहां पे जो लिखी हुई है वो मैंने इस टेबल से आपको एलैबोरेट की कि प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पिछले एवरेज का कितने परसेंट रह जाता है। दिस इज लर्निंग रेट। लर्निंग रेट 80 का मतलब प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पर यूनिट 1 यूनिट के मुकाबले में 80%, 80 रह जाएगा। 2 से 4 जब प्रोडक्शन जब डबल होगी तो एवरेज टाइम 80 का 80% मतलब 64 रह जाता है। लर्निंग रेट 80% का मतलब क्या है? प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पर यूनिट पिछली एवरेज का कितने परसेंट रह गया। अब आप वो डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो ये टेबल से इसका मतलब आप रिलेट करके समझ पाएंगे। एज आउटपुट डबल्स, एवरेज टाइम पर यूनिट falls to a fixed percentage, average time per unit falls to a fixed percentage of the previous average, falls to a fixed percentage of the previous average हर दफा प्रोडक्शन डबल होने पे। इसी तरह यहां पे देखो अगर प्रोडक्शन 8 यूनिट पे जाएगी तो एवरेज टाइम कहां पे आएगा? 64 का 80%। प्रोडक्शन डबल होगी, एवरेज टाइम कहां पे आएगा? 51 का 80%, 51.2 का 80%, 9। ठीक है, समझ आ रही बात? यह है कहानी हमारी लर्निंग रेट की। मुझे अगर अपनी किसी प्रोडक्ट का लर्निंग रेट पता लग जाए ना तो उस लर्निंग रेट की मदद से अब मैं एवरेज टाइम पर यूनिट निकाल सकता हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास एक कस्टमर आया है, वो 32 यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहता है, तो 32 यूनिट में कितने घंटे लगेंगे? 32 यूनिट्स, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। इसका 80% निकालो, 32.76। इसको 32, ये एवरेज टाइम 5 यूनिट है, इसको 32 से ज़रब दे दो, 1048। तो 32 यूनिट्स पे एवरेज टाइम पर यूनिट ये है, टोटल टाइम क्या है? जरा 32 कर दिए। 16 यूनिट्स पे एवरेज टाइम पर यूनिट ये है, टोटल टाइम कितने हैं? 16 से ज़रब दे दो, 40.96 को 16 से ज़रब दे दो, 655.36। कोई पूछिए आपसे 8 यूनिट का टोटल टाइम कितना है, तो 51.2 को 8 से ज़रब दे दो, 409.6। ठीक है, तो जनाब हमने एवरेज टाइम पर यूनिट हमारे पास है, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा।
तो ये कहानी हमारे पास आ गई कि लर्निंग रेट की मदद से हम एवरेज टाइम पे क्या इफेक्ट आता है वो मेजर कर सकते। एवरेज टाइम पर यूनिट आ जाए तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करो, टोटल टाइम आ जाता है। तो मुझसे अगर पूछे 16 यूनिट्स पे कितना टाइम लगा, निकल आया, इंटू रेट कर दो, कॉस्ट आ जाएगी। 32 यूनिट पे कितना टाइम लगा, निकल आया, इंटू रेट कर दो, कॉस्ट आ जाएगी। तो ये जनाब लर्निंग इफेक्ट। मैंने 32 यूनिट का टाइम सिंपली 100 इंटू 32 करके 3200 नहीं लिया। अगर मैं लर्निंग कर्व इफेक्ट ना डालूं तो पहले यूनिट पे 100 लगा, 32 यूनिट पे 3200 लग जाएगा, विच इज रॉन्ग। लर्निंग इफेक्ट को देखते हैं, 80% लर्निंग इफेक्ट के साथ चलें तो 32 यूनिट बनाने पे टोटल टाइम लग रहा है 1000 घंटे। कहां 3200 घंटे, कहां 1000 घंटे, जमीन आसमान का फर्क है। लर्निंग रेट प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पिछली एवरेज का फिक्स परसेंटेज लर्निंग रेट के बराबर रह जाता है। हमें एग्जामिनेशन में लर्निंग रेट दिया जाता है और उस लर्निंग रेट के हिसाब से हमें लेबर कॉस्ट मेजर करने को कहा जाता है। तो मैंने एक सिंपल इस टेबल की मदद से आपको लर्निंग रेट को इस्तेमाल करते हुए हम लेबर आवर्स कैसे निकाल सकते हैं। लेबर आवर आ गए तो लेबर कॉस्ट भी निकल आएगी, आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, इस टेबल से हमने लर्निंग रेट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया और लर्निंग रेट के कॉन्सेप्ट को लेके हम लेबर आवर कैसे निकाल सकते हैं और लेबर आवर से लेबर कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। इस टेबल की मदद से बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, लेकिन एक प्रैक्टिकल चैलेंज है कि मेरे पास कस्टमर आता है 12 यूनिट्स का, मेरे पास कस्टमर आता है 25 यूनिट्स का। तो भाई 12 और 25 तो इस टेबल में कहीं आ ही नहीं रहा। 12 यूनिट्स का लेबर टाइम कैसे निकालें, 25 यूनिट का लेबर टाइम कैसे निकालें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 8 यूनिट पे 51.2 है एवरेज, तो 16 पे जाके एकदम 51 से 40 आती है। विद एवरी नए यूनिट एवरेज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती जाती है। जैसे जस्ट अज्यूमिंग 8 पे 51 है तो मे बी 9 यूनिट पे एवरेज 50 पे आ जाएगी, मे बी 10 पे जाएंगे तो एवरेज 49 पे आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एवरेज यहां पे पहुंचती है। तो मुझे 12 पे क्या एवरेज टाइम पर यूनिट है निकालना हो, इस टेबल से कम वो नहीं निकल सकता। उसके लिए मेरे पास अवेलेबल है ये फार्मूला, लर्निंग कर्व का फार्मूला। एग्जाम में हमें एक तकरीबन 5-7 नंबर की वर्किंग आती है जो कि इस फार्मूला की एप्लीकेशन है। अब हम इस फार्मूला से तारुफ लेते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। यह फार्मूला हमें देता है y इज इक्वल टू ax रेज़ टू पावर b, वेयर y इज द एवरेज टाइम पर यूनिट टू प्रोड्यूस x यूनिट्स। x इज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, a इज द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट एंड b इज द इंडेक्स ऑफ लर्निंग। और लर्निंग इंडेक्स कैसे निकलता है, लॉग ऑफ लर्निंग रेट ओवर लॉग ऑफ 2। जैसे हम जो एग्जाम्पल भी देख रहे थे उसमें लर्निंग रेट हमने क्या लिया था 80%। 80% को हम 0.8 भी पढ़ सकते हैं और इससे हम b की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। b इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8 ओवर लॉग ऑफ 2। -0.322। एग्जाम में ये वैल्यू जनरली हमें दी जाती है, ना दी जाए तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 80% के लिए 0.8 लॉग ऑफ 0.8 ओवर लॉग ऑफ 2। अच्छा जी, अब इसकी मदद से मैं आपको डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके देता हूं। मैं अगर जानना चाहता हूं एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन वी प्रोड्यूस 4 यूनिट्स, एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन वी प्रोड्यूस 4 यूनिट्स, y इज इक्वल टू ax/b। तो मैंने कहा मुझे एवरेज टाइम पर यूनिट चाहिए व्हेन वी प्रोड्यूस 4 यूनिट्स। तो एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन वी प्रोड्यूस 4 यूनिट्स 300 इंटू 4 -0.322, क्योंकि लर्निंग रेट 80 है ना। तो आप सॉल्व करके देखोगे, इट शुड कम टू, सॉरी, टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट इज 100, सो इट कम्स टू 64। यही चीज जो हमने यहां से निकाली थी ना, वो हम इस फार्मूले से भी ले सकते हैं। इसी तरह जब आउटपुट 8 यूनिट्स पर जाए, एवरेज टाइम निकालना हो,
y इज इक्वल टू पहले यूनिट का 100, टोटल 8 यूनिट बनाने हो तो -0.322 इज इक्वल टू 51.2 आपका आंसर आना चाहिए। इसी तरह मैंने जो बात की थी 12 यूनिट्स पे जाना है तो y इज इक्वल टू 100 इंटू 12 रेज़ टू पावर -0.322। एवरेज टाइम पर यूनिट क्या आएगा 12 यूनिट पे 4.9। इसी तरह आपको 25 यूनिट का एवरेज टाइम चाहिए 125 रेज़ टू पावर -0.322 35.47। ये बेटा एवरेज टाइम पर यूनिट है। अब मुझे अगर 12 यूनिट का टोटल टाइम चाहिए तो ज़रा 12 कर दूंगा, मुझे 25 यूनिट का टोटल टाइम चाहिए तो ज़रा 25 कर दूंगा। ये मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा जिसको फिर कॉस्ट में शामिल कर लूंगा मैं अपनी वर्किंग में। वाई गिव्स यू एवरेज टाइम पर यूनिट। जब 12 यूनिट बनाएं तो एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है? ये है जी कहानी लर्निंग कर्व के फार्मूला की। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड क्या है, लर्निंग रेट की डेफिनेशन क्या है, और लर्निंग कर्व का फार्मूला जिसकी मदद से हम एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या है। लर्निंग रेट क्वेश्चन में यूजुअली हमें गिवन होगा 80%, 90%, 95%, जो भी दिया जाए उसका लर्निंग इंडेक्स हम आसानी से लॉग ऑफ लर्निंग रेट ओवर लॉग ऑफ 2 से कैलकुलेट कर पाएंगे। और अक्सर सवालों में तो लर्निंग इंडेक्स भी क्वेश्चन में गिवन होगा, लर्निंग रेट भी दिया जाएगा, लर्निंग इंडेक्स भी दिया जाएगा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? हमने सिंपल अभी जो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट है उसका बैकग्राउंड डिस्कस किया और उसकी एबीसी हमने सीख ली। अब हमने इसी एबीसी पे अपना नॉलेज बिल्ड करने हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा, जब हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनसे ये लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट जो लेवल्स हैं उनको भी सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग कर्व में जैसे मैंने कहा तकरीबन 3 या 4 की कैलकुलेशंस हैं, 4 समझ लीजिए की कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उन 4 की कॉन्सेप्ट में से 3 की कॉन्सेप्ट हम आज सीख लेंगे, एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा, वो एक आध सवाल करेंगे मे बी नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे हम समझ लेंगे। तो फिलहाल हम एक्टिविटी नंबर 1 को देखते हैं। योर कंपनी रिसीव्स एन ऑर्डर ऑफ अ न्यू स्पेशल कंपोनेंट। Engineering division prepares the following standard cost sheet. Material 100 kg at 50 rupees per kg. Labor 300 hours for the first unit at 100 rupees per hour. Variable overheads charged at the rate of 50% of the labor cost. And the learning curve is expected to be 80%. हमें उसने learning rate बता दिया 80% है। Requirement part A. What will be the cost of 10 components if company receives an order of 10 units from the single customer? कंपनी को अपनी प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स का ऑर्डर आए, हमसे पूछा जा रहा है बताइए 10 यूनिट्स की कॉस्ट क्या आएगी अगर कंपनी को 10 यूनिट्स का ऑर्डर आए। अच्छा, यहाँ पे ना अगर सिंगल की जगह मैं अगर फर्स्ट कस्टमर का वर्ड पढ़ लूँ तो शायद वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम चूंकि एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, नई प्रोडक्ट का पहला कस्टमर अगर हमें 10 यूनिट्स का ऑर्डर देता है तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए 10 यूनिट्स की कॉस्ट क्या आएगी। हमें जो डाटा दिया गया है हमारी कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स।
तो जनाब हम यहां पे एक्टिविटी नंबर 1 उसका पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, यहां से हमें ये कॉस्ट मिलने वाली है 10 यूनिट्स की। मटेरियल की कैलकुलेशन नहायत सिंपल है। 1 यूनिट पर लगता है 100 kg, तो 10 यूनिट्स पे कितना लगेगा 1000 kg, और रेट उसका कितना है 50। तो बताइए 10 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट 50,000। 10 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट 50,000 है। लेबर टाइम, क्या मेरे 10 यूनिट्स पे लेबर टाइम 300 पर आवर लगने वाला है? देयर इज लर्निंग कर्व। मेरे 10 यूनिट पर टाइम 300 लगने वाला नहीं है। क्या लगने वाला है मैं वो वर्किंग से देख लूंगा। ठीक है जी, कितना टाइम पर यूनिट लगना है मैं वर्किंग से ले आऊंगा। वर्किंग 1, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल टाइम फॉर द 10 यूनिट्स आ गया, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट से। रेट क्या 100। तो ये मेरी लेबर कॉस्ट बन जाएगी, और फिर जो लेबर कॉस्ट बनेगी उसका 50% ले लूंगा, तो ये मेरे वेरिएबल ओवरहेड बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब मुझे यहां पे चाहिए टाइम, लेबर आवर पर यूनिट। लेबर आवर पर यूनिट व्हेन आई प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। तो बेसिकली यहां पे मुझे एवरेज टाइम पर यूनिट चाहिए। वर्किंग 1, y इज इक्वल टू AXB, एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन आई प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। पहले यूनिट पे कितना टाइम लग रहा है 300, और मैं 10 यूनिट्स का एवरेज टाइम लेना चाह रहा हूं। लर्निंग रेट यहां पे 80% है, तो उसका इंडेक्स -0.322। तो जनाब एवरेज टाइम पर यूनिट क्या आया जी बेटा 149092। लीजिए जी, ये मेरा एवरेज टाइम पर यूनिट है व्हेन आई प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। तो 142.92 एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन आई प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। तो ये 10 यूनिट्स का टोटल टाइम बन गया। 10 यूनिट्स का टोटल टाइम इंटू 100, 142,920, ऐसा ही है जी। और यहां पे ये लेबर कॉस्ट आ गई, और यहां पे 142,920 का 50%, 71460। लीजिए जिसका सम कर लीजिए, ये 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट बन गई 264,380। जी बेटा यहां पे देख लीजिए, इस वर्किंग में मेनली यहां पे हमने लेबर कॉस्ट वर्कआउट करना सीखा है। मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड में कोई चैलेंज नहीं था। यहां पे लेबर कॉस्ट, बेटा एक मिनट बात सुनना हामिद, बेटा मुझे रेड मार्कर यहां पे लाकर रखो इस कमरे में। जी बेटा एनी क्वेश्चन, जो कैलकुलेशन में बेटा दिक्कत है पूछिए। यहां पे हमने जो चीज सीखी है कि मेरे पहले यूनिट में बेशक 300 घंटे लग रहे हैं, लेकिन लर्निंग रेट 80% का मतलब अगले यूनिट्स पे टाइम कम होता जाएगा। तो मैंने 10 यूनिट बनाने हैं। 10 यूनिट का एवरेज टाइम पर यूनिट मैं इस फार्मूला की मदद से निकाल सकता हूं। y इज एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन यू प्रोड्यूस x यूनिट्स। तो एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन यू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स, वो ये आ रहा है इस फार्मूला की मदद से। सो एवरेज टाइम पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स, टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम इनटू रेट, टोटल कॉस्ट होगी। जी एनी क्वेश्चन? लर्निंग कर्व की मदद से हम लेबर कॉस्ट कैसे एस्टिमेट करते हैं? जी बेटा एनी क्वेश्चन? ये हमने एक पहला लेवल ऑफ लर्निंग इस कॉन्सेप्ट का सीखा। बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग इस कॉन्सेप्ट का हमने एक्टिविटी 1 पार्ट ए में सीखा। अच्छा पार्ट बी में आइए। अब चूंकि हम यहां पे सिर्फ लेबर कॉस्ट पे ही फोकस करना चाह रहे हैं, तो पार्ट बी में हमसे सिर्फ लेबर कॉस्ट मांगी जा रही है। पहले पार्ट में तो हमसे कॉस्ट मांगी गई थी, यहां पे सिर्फ लेबर कॉस्ट की बात हो रही है। व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 15 यूनिट्स इफ अनदर कस्टमर अप्रोचेस टू द कंपनी?
दूसरा कस्टमर आया और उसने हमसे 15 यूनिट्स की कोटेशन मांगी, तो हमसे पूछा जा रहा है 15 यूनिट्स जो दूसरे कस्टमर के लिए हम बनाएंगे उनमें हमारी लेबर कॉस्ट क्या होगी। अच्छा जी, लेबर कॉस्ट, थैंक यू बेटा, लेबर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लर्निंग कर्व के तहत अप्लाई करते हैं तो उसकी अप्रोच कैसे चलती है, इसको बेटा साथ साथ नोट्स जैसे करते जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम डिटेल में आपको बताऊं। सबसे पहले पार्ट बी में हमें देखना है हमें कितने यूनिट्स की लेबर कॉस्ट चाहिए। 15 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट चाहिए। यहां पे मुझे कितने यूनिट्स की लेबर कॉस्ट चाहिए थी? 10 यूनिट्स की। अच्छा, ये जो 10 यूनिट्स मैंने पार्ट ए में जिनकी लेबर कॉस्ट ली थी ना, ये 10 यूनिट्स मेरे प्रोडक्ट की लाइफ के पहले 10 यूनिट थे या इससे पहले भी बने थे? ये पहले 10 यूनिट थे। ये फर्स्ट से लेके 10th तक के पहले 10 यूनिट से। तो जब प्रोडक्शन की लाइफ के पहले यूनिट्स आए उनसे कैसे डील करना है पार्ट ए में सीख लिया। मेरी प्रोडक्शन लाइफ के पहले यूनिट्स आए उनसे कैसे डील करना है वो पार्ट ए में सीख लिया। अब पार्ट बी में जो हम सीखने जा रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट लाइफ के सब्सीक्वेंट यूनिट्स आ रहे हैं, ये पहले यूनिट्स नहीं है, ये सब्सीक्वेंट है, मतलब इनसे पहले भी बन चुके हैं। ये कौन से 15 यूनिट्स हैं? 11th से 25th तक। लर्निंग कर्व में ये सबसे अहम चीज है, स्टार्टिंग पॉइंट। समझो पहले कि जिन यूनिट्स की हमें लेबर कॉस्ट बनानी है वो प्रोडक्ट लाइफ के कौन से यूनिट्स हैं। तो भाई ये जो है मेरे, ये 11वें से लेकर 25वें तक यूनिट्स की कहानी है। 15 यूनिट्स ही हैं, बट पहले 15 यूनिट नहीं है। पहले 15 यूनिट्स का टाइम कुछ और होगा, लेकिन 11 से 25 तक के 15 यूनिट्स हैं, उनका टाइम कुछ और होगा, क्योंकि लर्निंग कर्व चलती आ रही है ना भाई। तो पहली लॉट की कॉस्ट निकालना हमने सीख लिया पार्ट ए में। सब्सीक्वेंट लॉट, सब्सीक्वेंट प्रोडक्शन की लेबर कॉस्ट कैसे निकालनी है, इसके लिए जनाब हम लेते हैं इसकी वर्किंग कैसे बनती है। दो कैलकुलेशंस की मदद से यह सवाल हल होता है। हम सबसे पहले लेते हैं टोटल लेबर आवर्स अप टू लास्ट यूनिट, मतलब हमारे केस में 25th। टोटल लेबर आवर्स अप टू लास्ट यूनिट, इसमें से लेस कर दो टोटल लेबर आवर्स फॉर प्रीवियस प्रोडक्शन। प्रीवियस प्रोडक्शन मतलब अप टू 10th यूनिट। प्रीवियस, इससे प्रीवियस मतलब इससे पहले, प्रीवियस कह लो या प्रायर कह लो, एक ही बात है। टोटल लेबर आवर्स फॉर प्रायर प्रोडक्शन या प्रीवियस प्रोडक्शन। प्रायर मेरे ख्याल ज्यादा मुनासिब वर्ड लगेगा। प्रायर मतलब इससे प्रायर मतलब अप टू 10th यूनिट। अच्छा, 25 यूनिट्स का टोटल टाइम, तो भाई वो तो ऐसे निकलेगा जैसे ये 10 का टोटल टाइम निकाला था। 325 रेज़ टू पावर -0.322। जरा देखिएगा बोर्ड पे, ये फैक्टर मुझे क्या दे रहा है? ये y का फॉर्मूला है ना। y क्या देता है? एवरेज टाइम। ये एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन वी प्रोड्यूस 25, बट मुझे तो टोटल टाइम चाहिए। क्या करूं? 25 सिर्फ दे दो। टोटल टाइम फॉर 25 यूनिट्स आ गया। कितना बना? 266 0.026। और टोटल टाइम फॉर 10 यूनिट्स वो हमने ऑलरेडी निकाला था कहीं पे, ये आ रहा है टोटल टाइम फॉर 10 यूनिट्स। टोटल टाइम फॉर 10 यूनिट्स ये आ रहा है 1429.2। 1429.2 निकाल दीजिए यहां से। सॉरी, 1231.06। ये है जी लेबर आवर्स फॉर 15 यूनिट्स। और कौन से 15 यूनिट्स? 11 से 25 तक। ये जो 15 यूनिट्स हैं इनका टाइम आ गया। इस कैलकुलेशन को देख लो भाई, टाइम आ गया तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें तो रेट कॉस्ट चाहिए थे ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट आ जाएगी 123106।
ये पार्ट बी हल हो गया हमारा। पार्ट बी में हमने सीखा कि सब्सीक्वेंट हमारी प्रोडक्ट लाइफ में सब्सीक्वेंट प्रोडक्शन जब हम करते हैं, एक लॉट कुछ यूनिट्स हम पहले बना चुके हैं, नए कस्टमर के लिए जब मजीद यूनिट्स बनाते हैं, जिसको मैं सब्सीक्वेंट का वर्ड यूज कर रहा हूं, तो सब्सीक्वेंट प्रोडक्शन का लेबर आवर्स कैसे मेजर करते हैं। तो इस केस में हमने सेकंड कस्टमर के लिए जो 15 यूनिट बनाए वो 11th से 25th तक वाले 15 यूनिट्स हैं। तो 11th से 25th तक के जो 15 यूनिट्स हैं उनकी लेबर कॉस्ट की वर्किंग कैसे की जाती है वो हमने पार्ट बी में सीखा। उसका तरीका मैंने एलैबोरेट कर दिया। हम कैलकुलेट करते हैं टोटल लेबर आवर्स अप टू लास्ट यूनिट, मतलब इस केस में 25th यूनिट, लेस टोटल लेबर आवर्स फॉर द प्रायर प्रोडक्शन, मतलब इससे 11 से पीछे पुराने जो 10 यूनिट है उनका टाइम निकाल दो, तो ये 11 से 25 15 यूनिट का टाइम आ गया। एक्टिविटी 1 का पार्ट ए और पार्ट बी हमने सीखा। तो हम यहां पे दो कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं लर्निंग कर्व की। पहली कैलकुलेशन, अगर हमें फर्स्ट लॉट की प्रोडक्शन करनी है तो उसका लेबर टाइम कैसे निकालना है। सेकंड पार्ट बी में हमने देखा अगर हम सब्सीक्वेंट लॉट की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका लेबर टाइम कैसे निकाला जाता है। तो लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन दो सिनेरियोज में हम देख चुके हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट में एक थर्ड एस्पेक्ट भी आता है और वो अगेन हम कहते हैं कॉमन नॉलेज बेस है। क्या लर्निंग कर्व तो यह है ना कि भी हर नए यूनिट पे पिछले से कम टाइम लगता है, यही ना लर्निंग कर्व। तो क्या लर्निंग कर्व फॉरएवर कंटिन्यू रह सकता है? देयर हैज टू बी एंड टू इट ना। लर्निंग एक हद तक ही होती है ना, एक हद के बाद लर्निंग रुक जाती है, क्योंकि लर्निंग अगर हमेशा कंटिन्यू रहे तो टाइम तो आपका जीरो के करीब पहुंच जाएगा। तो जीरो ऐसा तो नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। तो लर्निंग हैज टू स्टॉप। कोई भी काम आप सीखना शुरू करते हो, यस सीखने से एफिशिएंसी आती है, लेकिन एफिशिएंसी एक हद तक ही आप हासिल कर सकते हो, उससे आगे एफिशिएंसी मजीद हासिल करना मुमकिन नहीं रहता। तो जनाब हम जो पार्ट सी देखने जा रहे हैं वो ऐसी सिचुएशन से देखने जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से डील करना सीखने जा रहे हैं जहां पे प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग रुक जाती है। पार्ट सी, इफ कंपनी रिसीव, दो कस्टमर आपने सर्व कर दिए हैं जी, ठीक है जी। अब तीसरे कस्टमर से बारी है। इफ कंपनी रिसीव अ सिंगल ऑर्डर ऑफ 50 यूनिट फ्रॉम थर्ड कस्टमर आफ्टर सप्लाइंग द सेम कंपोनेंट्स टू द प्रीवियस कस्टमर, मतलब पहले कस्टमर को 10 दे दिए, दूसरे को 15 दे दिए, अब तीसरे कस्टमर ने 50 यूनिट का ऑर्डर किया। व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्डर टू द कंपनी व्हाइल इंजीनियरिंग डिवीजन हैज इन्फॉर्म्ड दैट लर्निंग इफेक्ट विल स्टॉप आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग 40 यूनिट्स। लर्निंग इफेक्ट स्टॉप्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग 40 यूनिट्स। हमें लेबर कॉस्ट निकालने को कहा जा रहा है। अच्छा, हम इसका सफर भी शुरू वैसे ही करेंगे कि हमें लेबर कॉस्ट चाहिए कितने यूनिट्स की भाई? 50 यूनिट्स की। ये 50 यूनिट्स हमारी पहली प्रोडक्शन है लाइफ में या इससे पहले भी यूनिट बन चुके हैं? पहले भी बन चुके हैं, पहले 25 बन चुके हैं। ये तो 26 से 75th तक के 50 यूनिट्स हैं, ऐसा ही। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लर्निंग कर्व रुकने का जिक्र है। तो फिर दैट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स अनदर क्वेश्चन कि भाई जिन यूनिट्स की हमें लेबर कॉस्ट चाहिए, क्या इन यूनिट्स की प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व चलती रही या रुक गई? रुक गई। लर्निंग कर्व 40 पे जाकर रुक जाती है ना।
तो हमने कहा जी हमें 50 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट चाहिए। ये 50 यूनिट्स 26 से 75 तक के 50 यूनिट्स हैं, और 26 से 75 के दौरान जब 44वें यूनिट पे पहुंचे तो लर्निंग कर्व रुक गई। तो भाई जब आपकी प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व रुक रही हो तो आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के दो हिस्से, एक 26 से 40th 15 यूनिट्स ये बन जाएंगे आपके, और दूसरा 41st से 75th 35 यूनिट्स आपके ये बन जाएंगे। ये आपके टोटल 50 यूनिट्स ऐसे बनेंगे, और आप अपनी लेबर कॉस्ट ऐसे दो किस्तों में निकालोगे, लेबर आवर इंटू 100 ये लेबर कॉस्ट निकलेगी। तो हमने यहां पे क्या सीखा, अगर हमारी प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व रुक रही है तो हम लेबर टाइम दो हिस्सों में कैलकुलेट करते हैं, एक प्रोडक्शन अप टू लर्निंग कर्व लास्ट यूनिट तक, और दूसरी लेबर टाइम बियॉन्ड लर्निंग कर्व। हमारी लर्निंग का हमने जो यूनिट्स बनाने हैं जिनकी हमें लेबर कॉस्ट निकालनी है वो 26वें से 75वें तक के 50 यूनिट्स हैं। 25 पहले बन चुके हैं, 50 आगे मजीद बने हैं 26 से 75 तक, और लर्निंग कर्व 40 यूनिट्स तक चलनी है। तो इसका मतलब 26 से 40th यूनिट्स तक एक कहानी है, और 41st से 75th तक दूसरी कहानी है। हमें अपने लेबर आवर्स को इन दो टुकड़ों में कैलकुलेट करना है। यहां से हमें मिलते हैं टोटल लेबर आवर्स फॉर 50 यूनिट्स। ये टोटल लेबर आवर मिलेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया जी? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई बात समझ नहीं है यहां पे पूछना चाहते हैं तो पूछे भाई। अच्छा जी, अब जहां तक तो बात है ना ये 26 से 40, तो 26 से 40 के लिए से मैं वर्किंग वन बनाता हूं। तो वर्किंग वन इज डन ऑन सेम प्रिंसिपल एज डन पार्ट बी, डन ऑन सेम बेसिस एज डिड इन पार्ट बी। पार्ट बी मतलब ये पढ़ा ना आपके पास इधर, ये पार्ट बी। जैसे हमने 11 से 25 की लेबर टाइम निकाला था ना, बिल्कुल उसी अंदाज में 26 से 40 की, क्योंकि इनके दरमियान लर्निंग कब नहीं है रुक रही। 26 से 40 का निकालो। तरीकाकार क्या है, लेबर आवर अप टू लास्ट यूनिट मतलब लेबर आवर अप टू 40 यूनिट्स माइनस लेबर आवर ऑफ प्रीवियस प्रायर प्रोडक्शन मतलब लेबर आवर अप टू 25। ठीक है, तो यहां पे हम देख लें मैं कैसे वर्किंग बनाता हूं। लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स अप टू लास्ट यूनिट मतलब लास्ट यूनिट हमारा 40 लेस टोटल लेबर आवर्स अप टू प्रायर प्रोडक्शन, प्रायर यूनिट्स मतलब अप टू 25। तो 25 यूनिट का टाइम तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये आ रहा है। पार्ट बी में हमने ऑलरेडी निकाला था 2660.26, और 40 यूनिट का टोटल टाइम हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले यूनिट का टाइम 300, 40 यूनिट रेज़ टू पावर -0.322 इंटू 40, ये 40 का टोटल टाइम आ गया 3658.62। लीजिए जी माइनस कीजिए, ये आपके पास टाइम आ गया 15 यूनिट्स का। कितना है जी? 998.36, 998.36 ये लेबर आवर्स आ गया।
जी बेटा, यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। लर्निंग का फार्मूला की एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे की कहानी सुनिए। 40 से आगे की लर्निंग कर्व की कहानी 40 तक पहुंची तो 40 यूनिट बनाने तक हर अगला यूनिट पिछले से कम टाइम में बना। यही बात है। मतलब मैं अगर थोड़ा पीछे से जाऊं तो 38वें यूनिट का टाइम 37वें से कम, 39वें का टाइम 38वें से कम, 40वें का टाइम 39वें से कम, लेकिन 41वें का टाइम 40 के बराबर, 42 का टाइम 40 के बराबर, क्योंकि अब लर्निंग कर्व रुक गई ना। जब तक लर्निंग कर्व चल रही है हर अगला यूनिट पिछले यूनिट से कम टाइम में बन रहा है, लेकिन लर्निंग कर्व रुकने का मतलब अगला यूनिट पिछले यूनिट के बराबर टाइम में बनेगा। इसका मतलब जो टाइम 40वें यूनिट पे लगा वही 41, वही 42, वही 43 अगले 35 यूनिट पे सेम टाइम लगना है। अब यहां बेटा थोड़ी सी गलती बच्चे करते हैं, इसलिए तवज्जो से सुन लीजिएगा। अगले 35 यूनिट पे सेम टाइम लगना है, और वो टाइम क्या है जो 40वें यूनिट पे लगा, 40th यूनिट पे जो टाइम लग रहा है। ध्यान में रखिएगा, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस फार्मूला से, ये 40th यूनिट का टाइम नहीं है, ये क्या है, ये वाई है। ये ग्रीन लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है ये वाई की कैलकुलेशन है, एंड वाई गिव्स यू एवरेज टाइम। वाई गिव्स यू एवरेज टाइम पर यूनिट। जब आप 40 यूनिट बना रहे हो तो एवरेज टाइम पर यूनिट क्या आ रहा है, और अब मैं बात कर रहा हूं 40th यूनिट का टाइम। अब मैं एवरेज टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं 40वें यूनिट के टाइम की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। और 40वें यूनिट का टाइम कैसे निकलता है, यहां पे वर्किंग 2 में आप देख लो, इट इज वेरी सिंपल। टोटल लेबर आवर्स फॉर 40 यूनिट्स लेस टोटल लेबर आवर्स फॉर 39 यूनिट्स, तो क्या मिलेगा, लेबर आवर्स फॉर 40th यूनिट। ऐसा ही है। 40 यूनिट्स का टोटल टाइम लो, उसमें से 39 यूनिट का टोटल टाइम निकाल दो, तो 40वें यूनिट का टाइम आ जाएगा। तो 40 यूनिट का टोटल टाइम हमने ये वर्किंग 1 में निकाला हुआ है, 3658.26, ये हमने वर्किंग 1 में ऑलरेडी निकाला हुआ है। और हम इसी अंदाज में जैसे हमने 40 का टोटल टाइम निकाला, हम 39 का टोटल टाइम निकाल लेते हैं। 300 इंटू 39 रेज़ टू पावर माइनस 0.322 इंटू 39 35935, तो डिफरेंस लो 61.91। ये 40th यूनिट का टाइम है 61.91। जो 40th यूनिट पे टाइम लगा, लर्निंग कर्व रुकने का मतलब अगले हर यूनिट पे सेम यही टाइम लगना है। इंटू 35 2166.85, सम कीजिए 3165.21 मल्टीप्लाई कीजिए 316521। दीजिए जी लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट
कि तकरीबन हमने 90 to 95% जो कवरेज है कॉन्सेप्ट की वो कंप्लीट कर लिया हमने। कोई 5-8% की बात रह गई है, वो हम रिवीजन्स और फर्दर इलस्ट्रेशंस और एक आध क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम सीख लेंगे। लर्निंग कर्व के 3 कैलकुलेशन के एस्पेक्ट जो हैं वो पार्ट ए बी सी में हमने कवर किए। पार्ट ए में हमने सीखा जब हम पहली लॉट बनाते हैं, जब हम पहली लॉट बनाते हैं तो उसकी लेबर कॉस्ट कैसे मेजर की जाती है, ये वर्किंग वन में हमने वो स्टैब्लिश की। फिर हमने पार्ट बी में सीखा जब हम सब्सीक्वेंट लॉट बनाते हैं तो हम उसकी लेबर कॉस्ट कैसे स्टैब्लिश करते हैं। और पार्ट सी में हमने सीखा जब हम सब्सीक्वेंट लॉट बना रहे हैं और वह ऐसी लॉट है जिसके दौरान लर्निंग कर्व रुक जाती है, उसकी लेबर कॉस्ट कैसे स्टैब्लिश करते हैं। हमें एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी सिनेरियो आ सकता है। हमें क्वेश्चन हो सकता है पहली प्रोडक्शन का आ जाए, हमें क्वेश्चन हो सकता है दूसरी प्रोडक्शन का है, या हमें क्वेश्चन हो सकता है ऐसी प्रोडक्शन का है जिसके दौरान लर्निंग कर्व रुक रही है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, कोई गलती है यहाँ पे? 0.62, माई मिस्टेक, 0.62 माइनस करेंगे तो 62.27 और यहाँ पे 62.27 फीड करेंगे इंटू 35, 2179.45, ये क्या बना? 0.81, 3177.81। लीजिए जी। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक छोटी सी रिवीजन एक्टिविटी, हम वैसे नॉर्मली मैं होम असाइनमेंट देता हूँ लेकिन क्लास में ही कर लेते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं तो हम यहीं पे कर लेते हैं। यही सवाल, मतलब रिक्वायरमेंट डाटा ऊपर का ही, डाटा ऊपर का, लेकिन ये रिक्वायरमेंट आप भूल जाओ, आपने हल करनी है। ठीक है, आपको फर्दर एक्टिविटी में ये रिक्वायरमेंट आप नहीं कंसिडर करनी। आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अब ये 3 पार्ट्स हैं जिनको आप हल करेंगे। डाटा वही है जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, सेम डाटा, मटेरियल लेबर ओवरहेड की कहानी वही, और इसमें अब सिर्फ लेबर कॉस्ट निकालनी है। ख्याल कीजिएगा, हमें यहां पे अब कॉस्ट, सिर्फ लेबर कॉस्ट निकालनी है। तीनों पार्ट में हम सिर्फ लेबर कॉस्ट कवर करेंगे। शाबाश, फटाफट कैलकुलेशन दिखाइए करके जरा। मटेरियल कॉस्ट, लेबर ओवरहेड कॉस्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ लेबर कॉस्ट पे फोकस कीजिए। पहले कस्टमर से 20 यूनिट का ऑर्डर आया 1 से 20 तक, दूसरे कस्टमर से 10 यूनिट का ऑर्डर आया 21 से 30 तक।
जी 20 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 20 यूनिट का टोटल टाइम कितना होगा? पहले 20 यूनिट्स का 228 लेबर टाइम 228.7 6.75, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट बनेगी 228675। ये हमारे पहला पार्ट 20 यूनिट की कहानी। दूसरा पार्ट है अगले 10 यूनिट की कहानी। तो अगले 10 यूनिट्स हमारे हैं 21 से 30 तक। तो इसके लिए हम लेते हैं 30 यूनिट्स का टाइम पहले, उसमें से लेस कर देते हैं 20 यूनिट्स का टाइम। तो 30 यूनिट्स का टाइम कितना आ रहा है? 3010.29। तो आखिरी 10 यूनिट का टाइम कितना बच गया? 723.50। इसको 54, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72354। ये हमारा पार्ट बी हो गया। मैंने एरो से आंसर बनाए आपके लिए। तो पहला आंसर ये है जनाब, दूसरा आंसर ये आ गया, ये आपका पार्ट ए का आंसर है, ये आपका पार्ट बी का आंसर है। पार्ट सी में हमसे पूछा जा रहा है 25th यूनिट की कॉस्ट। तो उसके लिए हमारे पास लेबर आवर्स फॉर 25 यूनिट्स लेने हैं और इसमें से लेस कर देने हमने लेबर आवर्स फॉर 24 यूनिट्स। तो 25 यूनिट्स के लेबर आवर्स होते हैं 325 माइनस 0.322 इंटू 25, और 24 यूनिट के आवर्स होते हैं 300 इंटू 24 रेज़ टू पावर माइनस 0.322 इंटू 24। जी 25 यूनिट का टोटल टाइम 2660.26 और 24 यूनिट का टोटल टाइम 2587.64। एज अ रिजल्ट हमें 25वें यूनिट का टोटल टाइम मिला 72.62 कर लीजिए। लेबर आवर फॉर 25th यूनिट, एक यूनिट का टाइम इनटू 100 कर दें तो ये आपका 7262। ये आपकी पार्ट सी का आंसर आ गया। ये फर्दर एक्टिविटी के आंसर तीनों विद कैलकुलेशन आपके सामने आ रहे हैं। ये एरो से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। ये एरो आपको बता रहा है कि आंसर्स किधर को जा रहे हैं। ए बी सी तीनों के आंसर आपके सामने बोर्ड पे आ गए फर्दर एक्टिविटी के। तो लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छी तरह रिवाइज करके वीकेंड पे इसको अच्छी तरह जो इलस्ट्रेशन की सिर्फ इन्हीं को रीडू करके आइएगा, क्योंकि हम मंडे को इंशाल्लाह मिलेंगे तो हम इस पे कुछ एक दो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करेंगे और फिर एग्जामिनल क्वेश्चन हम मंडे से ही शुरू कर देंगे लर्निंग कर्व के। ठीक है, तो लर्निंग कर्व की जो 5-7% की डिस्कशन रह गई है वो हम मंडे को इंशाल्लाह क्लोज करके पास पेपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।